साथियों, आज हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण में अनुपात विश्लेषण का जो अध्ययन कर रहे थे उसमें आगे अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम और मुरारका राजकीय महाविद्यालय जूझ। बीकॉम पार्ट 3 विषय एबीएसटी अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन। जो प्रश्न पत्र प्रथम में हम अनुपात विश्लेषण की परिभाषाएं, उनका अर्थ, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य एवं उपयोगिता और उसकी सीमाओं का अध्ययन किया था। आज हम अनुपातों के प्रयोग में सावधानी, प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ रेशियो अध्ययन करेंगे। अनुपातों के प्रयोग में सावधानियां, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जब अनुपातों का प्रयोग करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि आज वित्तीय विश्लेषणों के क्षेत्र में अनुपातों का उपयोग बहुत ही अधिक होने लगा है तथा इसकी सहायता से अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा भावी प्रवृत्तियां बताई जाती हैं। परंतु अनुपातों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें असावधानी बरतने से निष्कर्षों, भ्रामक तथा गलत नतीजों तक पहुंचाने वाले होते हैं। अतः इसके प्रयोग में हमें सावधानी रखनी चाहिए। और कौन कौन सी सावधानी रखें, उसमें अनुपातों प्रयोग में मुख्यतः 5 प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। उसमें पहला है लेखा समंकों व धारणाओं को समझने व निवर्चन की योग्यता होनी। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेखा समंकों व धारणाओं की समझने व निर्वचन की योग्यता। यदि अनुपातों का प्रयोग करने वाला लेखा अवधारणाओं व समंकों को समझने की पूर्ण योग्यता रखता है तो वह इसमें सही निष्कर्ष निकालेगा तथा इसका सही प्रयोग करेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति अनुपात ज्ञात करता है उसको अनुपात ज्ञात करने से पहले जो अनुपातों का प्रयोग करने वाला लेखा अवधारणा व समंकों को समझने के लिए उसमें पूर्ण योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि वो सही निष्कर्ष निकाले और सही प्रयोग करे। दूसरा है शीघ्र उपलब्धि। लेखों के समय समय पर तैयार होते ही उनके आधार पर अनुपातों की गणना की जानी चाहिए तथा उन्हें प्रयोगकर्ताओं को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि प्रयोगकर्ता के समय पर ही उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनका महत्व व उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसलिए जो भी अनुपात ज्ञात करे उसे जो भी चीज़ें हैं अनुपात की गणना में जो सहयोग देने वाली हैं उनको प्रयोगकर्ताओं को शीघ्र उपलब्ध करना चाहिए। तीसरा है प्राप्त लाभों से अधिक हो। प्राप्त लाभों से अधिक हो। व्यवसाय या अन्य क्षेत्रों में वित्तीय अनुपातों का प्रयोग तभी वांछनीय कहा जाता है जब इनके प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभ, इनकी गणना में लगने वाले समय एवं लागत से अधिक हो। अतः व्यर्थ के अनुपातों की गणना व प्रयोग से बचा देना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि यदि अनुपातों का जो विश्लेषण है, जो ज्ञात करना है उनको, यदि वो व्यवसाय और अन्य क्षेत्र जो वित्तीय अनुपात तभी अच्छे माने जाते हैं जब इनके प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली लाभ की गणना है, लगने वाला समय व लागत से अधिक इसका लाभ हो तो ही ये सार्थक हैं, अन्यथा इनका अनुपातों की गणना करना उचित नहीं। और चौथा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अनुपातों का प्रस्तुतिकरण उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्पादन प्रबंधक के लिए कार्यात्मक अनुपात
अथवा लागत तत्वों के अनुपात अधिक उपयोगी होते हैं, जबकि विनियोक्ताओं के लिए प्रति अनसर्जन लाभांश भुगतान अनुपात या मूल्य आय अनुपात आदि महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से उसको प्रस्तुतिकरण जो उपयोग करता है वो आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रख के ही अनुपातों को ज्ञात करने का काम करना चाहिए। और अंतिम है परिवर्तन, चेंजेस। आज सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है तथा इसी के अनुसार अनुपातों के क्षेत्र या प्रयोग में भी परिवर्तन हो रहा है। नए नए अनुपातों का अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ रहा है, अतः प्रयोगकर्ता की बदलती आवश्यकताओं, व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन आदि के अनुरूप अनुपातों में भी विवेकपूर्ण वांछनीय परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार अनुपातों की गणना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अनुपातों की जो उपयोगिता के बारे में हमने जाना और इनके किस तरह से उसमें सावधानी बरतें, उन सावधानियों का हमने अध्ययन किया है। वीडियो में बताया आपको कि सबसे पहले लेखा समूह को व धारणाओं को समझने व निवेदन की योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति में। दूसरा, जो प्रयोग करता है उसको शीघ्र उपलब्ध कराएं। तीसरा, जो प्राप्त लाभों से अधिक हो तभी अनुपातों की गणना करना उचित रहता है। और चौथा, उसको प्रस्तुतिकरण सही समय पर जो आवश्यकता और उपयुक्ता उसके अनुसार प्रस्तुतिकरण करें। और परिवर्तन, और आज के युग में जो बार बार हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुसार ही अनुपातों के क्षेत्र और प्रयोग में परिवर्तन करना चाहिए। ये 5 उसकी सावधानी है। अब आया क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, अनुपातों का वर्गीकरण, जिसका हम प्रैक्टिकल तौर पे भी इसमें अध्ययन करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुपातों का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किया जाता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति या संस्था एक से या समान अनुपातों की गणना करें। ये जरूरी नहीं है कि जो संस्था या व्यक्ति अनुपातों का प्रयोग करता है वो व्यक्ति या संस्था एक से ही ज्ञात करें या समान अनुपातों की गणना करें, ये जरूरी नहीं है। इन सभी को अपने उद्देश्य जो है उनको ध्यान में रखते हुए शेष अनुपातों की गणना करनी हो चाहिए। अतः अनुपात अनेक प्रकार के हो सकते हैं और जिनका निम्न प्रकार हम वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। पहला है वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण कर सकते हैं और ये वर्गीकरण उन लेखा विवरणों जिसके अनुपातों का संबंध होता है कि प्रकृति पर आधारित होते हैं और इसमें निम्नलिखित प्रमुख रूप से निम्न हो सकते हैं। स्थिति विवरण के अनुपात, बैलेंस शीट रेशियोज कौन से होते हैं? स्थिति विवरण के अनुसार इन्हें वित्तीय अनुपात भी कहते हैं। ये अनुपात स्थिति विवरण में दिए गए, बैलेंस शीट में जो दिए गए हैं, उनको दो मदों या दो मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं। और इसमें से मुख्यतः निम्नलिखित, पहला है चालू अनुपात, करंट रेशियो, जो 2:1 के रेशियो में होगा। दूसरा है त्वरित एवं तरल या अम्लप्रक अनुपात, जो 1:1 के अनुपात में होगा। और जब ये अनुपात होते हैं तो श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्विक लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो, इस नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरा है ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। और चौथा है इनमें अन्य अनुपात, जो भी अदर रेशियोज हैं जो ज्ञात करने चाहें वो कर सकते हैं। इसमें स्कंद स्टॉक हो सकता है, इस वह चालू संपत्तियों का अनुपात हो सकता है, करेंट असेट्स का हो सकता है, देय विपत्र व देय लेखों का अनुपात हो सकता है, पूंजी दंतीकरण अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो आदि हो सकते हैं। और दूसरा है वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण में, जो पहला था स्थिति विवरण के अनुसार बैलेंस शीट रेशियो के आधार पर,
और दूसरा है आय विवरण के अनुपात या परिचालन अनुपात, इनकम स्टेटमेंट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो इसे कहते हैं। यह अनुपात लाभ हानि के दो मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं और इसमें से जो प्रमुख रूप से हैं वो निम्न हैं। जो पहला है विक्रय की लागत व शुद्ध विक्रय का अनुपात। जो विक्रय की लागत है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसको नेट सेल्स के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात विक्रय की लागत व शुद्ध विक्रय का अनुपात कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड नेट सेल्स रेशियो कहा जाता है। दूसरा है लागत तथा व्ययों की पृथक पृथक मदों व शुद्ध विक्रय अनुपात। इस रेशियो को रेशियो ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस टू नेट सेल्स कहा जाता है। और तीसरा है लाभ व शुद्ध विक्रय का अनुपात, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू नेट सेल्स। लाभ व शुद्ध विक्रय का अनुपात जिसे रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू नेट सेल्स के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से आय विवरण के अनुपात या परिचालन अनुपात, इनकम स्टेटमेंट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, तीन प्रकार की रेशियो जो महत्वपूर्ण है ज्ञात करते हैं। आय विवरण के अनुपातों की गणना करते समय प्राय शुद्ध विक्रय राशि को हम 100 मान लेते हैं और मान लिया जाना चाहिए उसे, और अन्य मदों के शुद्ध विक्रय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा वित्तीय विवरण के अनुसार वर्गीकरण में है स्थिति विवरण तथा आय विवरण की संयुक्त अनुपात, कंबाइंड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियो। जो हमने अभी दोनों का अध्ययन किया उसका सामूहिक रूप से तीसरे प्रकार जो रेशियो ज्ञात करने का है वो कौन से रेशियो उसमें सम्मिलित हैं। तो कुछ अनुपात ऐसे भी होते हैं जो स्थिति विवरण की किसी मद का आय विवरण की किसी मद से साथ संबंध प्रकट करते हैं और इन्हें अंतर विवरण अनुपात भी कहते हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से हैं वो निम्न हैं। पहला है विक्रय तथा प्रायों का अनुपात, सेल्स टू रिसीवेबल रेशियो। दूसरा विक्रय व स्कंद अनुपात, सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो। तीसरा है शुद्ध लाभ व कार्यशील पूंजी का अनुपात, नेट प्रॉफिट टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। और चौथा है शुद्ध लाभ व शुद्ध मूल्य अनुपात, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो। और पांचवा विक्रय व कार्यशील पूंजी का अनुपात, सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये महत्वपूर्ण रेशियो है। इस प्रकार से वित्तीय विवरण के अनुसार तीन भागों में हमने रेशियो को बांटा है और जो महत्वपूर्ण हैं। अब हम उद्देश्य या प्रयोजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पज के आधार पर हम बांटते हैं किस तरह के रेशियो हो सकते हैं उसमें। उद्देश्य के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण अधिक व्यवहारिक और उपयोगी है। व्यावसायिक संस्था के संबंध व उनके हित रखने वाले विभिन्न पक्ष जब संस्था का वित्तीय विश्लेषण करते हैं तो वे केवल अपने हितों को ही ध्यान में रखते हैं, अतः अपने अपने उद्देश्यों में हितों के वशीभूत होकर वे केवल उन्हीं अनुपातों का विश्लेषण करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। उदाहरण हम कह सकते हैं कि ऋणदाताओं की रुचि संस्था की तरलता व शोधन क्षमता में अधिक होती है, जबकि विनियोजकों व अंशधारियों की रुचि संस्था की लाभदायिकता में अधिक होती है। प्रबंध संस्था के कार्य कुशलता व कार्य निष्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, अतः ये इन संबद्ध अनुपातों की परख करते हैं। और उद्देश्यों के अनुसार अनुपातों को हम निम्नलिखित चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा है लीवरेज या पूंजी संरचना अनुपात, लीवरेजेज ओवर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। और तीसरा है क्रियाशीलता या सक्रियता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। और चौथा है लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये महत्वपूर्ण है जो उद्देश्य के आधार या प्रयोजन के आधार पर बांटे जाते हैं। इसमें तरलता अनुपात जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको भी हम अलग, उसमें कौन कौन से अनुपात सम्मिलित होते हैं। तरलता अनुपात में वे अनुपात होते हैं जो संस्था की चालू दायित्व चुकाने की क्षमता का मापन करते हैं। उसकी करेंट लायबिलिटीज का भुगतान करने का जो मापा जाता है वो लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से करते हैं। इन अनुपातों से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर तरलता में सुधार हेतु प्रयास किए जा सकते हैं। इन अनुपातों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार अनुपात की गणना की जाती है।
पहला है चालू अनुपात करंट रेशियो, दूसरा है त्वरित या तरलता अनुपात लिक्विड और क्विक रेशियो, और पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा इसमें है उत्तोलन अथवा पूंजी सृजन अनुपात लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। उत्तोलन अथवा पूंजी सृजन अनुपात से अनुपात होते हैं जो संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन करते हैं। यह अनुपात स्वामियों व ऋणदाताओं द्वारा संस्था को प्रदान किए गए कोषों के मध्य संबंध को प्रकट करते हैं, और इन अनुपातों में मुख्य रूप से निम्न रेशियो की गणना की जाती है: ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटरी रेशियो, स्थायी संपत्ति अनुपात फिक्स असेट्स रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात सोल्वेंसी रेशियो, पूंजी दंतीकरण अनुपात कैपिटल गियरिंग रेशियो, ऋण सेवा अनुपात डेब्ट सर्विस रेशियो, पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात प्रेफरेंशियल डिविडेंड कवरेज रेशियो, और रोकड़ ऋण सेवा अनुपात कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके बाद है क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो यह अनुपात संस्था की क्रियाशीलता अथवा कुशलता पर मापन करते हैं। इनकी सहायता से जानने का प्रयास किया जाता है कि संस्था को उपलब्ध साधनों अथवा संपत्तियों में प्रभावी उपयोग किया गया है अथवा नहीं। इन अनुपातों में मुख्य रूप से स्कंद आवर्तन अनुपात, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्तन अनुपात, डेब्ट टर्नओवर रेशियो, लेनदार आवर्तन अनुपात, करंट टर्नओवर रेशियो, जो क्रेडिटर्स हैं उन पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, कुल संपत्ति आवर्तन अनुपात, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, चालू संपत्ति आवर्तन अनुपात, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, पूंजी आवर्तन अनुपात, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और शुद्ध कीमत आवर्तन अनुपात नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो। इसके बाद जो चौथे भाग में बांटा गया है वो लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये अनुपात वे अनुपात होते हैं जिनकी सहायता से संस्था की लाभदायकता का मापन किया जाता है। लाभदायकता संस्था की लाभ अर्जन की क्षमता का माप है जिसे विक्रय व विनियोग से संबंधित करके मापा जा सकता है। अतः इनमें निम्न रूप से अनुपातों की गणना की जाती है। उसमें है विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, जिसमें सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और शुद्ध लाभ अनुपात नेट प्रॉफिट रेशियो, जो विक्रय के आधार पर लाभदायकता अनुपात है। दूसरा विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात, स्वामित्व कोषों पर पड़ता है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, समता पूंजी पर पड़ता है रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल, कुल संपत्तियों पर पड़ता है रिटर्न ऑफ टोटल असेट्स, और विनियोजित पूंजी पर पड़ता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीसरा इसमें है अंशों पर अर्जित लाभदायकता अनुपात, प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर और ईपीएस कहते हैं। मूल्य अर्जन अनुपात प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे पी/ई रेशियो कहते हैं। प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर या लाभांश भुगतान अनुपात डिविडेंड पे आउट रेशियो, या लाभांश प्रतिफल अनुपात डिविडेंड यील्ड रेशियो। और संचय और समता अंश पूंजी अनुपात रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियो। इस प्रकार से अनुपातों को हम बांटते हैं और उन्हीं के आधार पे हम इनका ज्ञात करते हैं अनुपात, जिसमें आपको मुख्यतः बताया कि तरलता के अनुपात में हमने 3 भागों में बांटा, उत्तोलन अथवा पूंजी संरचना के आधार पे भी, और तीसरा क्रियाशीलता के अनुपात पे, चौथा लाभदायित्व के अनुपात के आधार पे। इस प्रकार हम इनको बांटे, और बांटने के पश्चात अब हम इनको प्रैक्टिकल तौर पे इनके प्रश्न करेंगे। और सबसे पहले तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।